हर ख्वाहिश के पीछे एक कहानी छुपी होती और कभी कभी वही कहानी हमारे दिल का सबसे बड़ा सच बन जाती है। पीरे कामिल। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में पूछे गए सवाल को सुनकर वह कुछ पल सोच में पड़ी और हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना दुपट्टा संभालने की कोशिश की। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जिब्रान ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सी ख्वाहिशें हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। दोनों ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में दीवार से टिककर जमीन पर बैठे थे। एफएमसी कल्चर में आज उनका 8वां दिन था और वे फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के हेड से मिलने आए थे। यार, कभी कभी ऐसा लगता है। वह बोलते बोलते अचानक रुक गया। फिर टॉफी का रैपर खोलते हुए जिब्रान ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, उमामा? उमामा ने हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जिब्रियल ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो, उमामा ने फौरन सामने देखते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत? वह बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जिब्रियल ने पूछा। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं हिसाब से कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी, उसने एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और? जिब्रियल ने पूछा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूं कि जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, 100। और क्या कभी तुम डॉक्टर नहीं बन सकी तो? जिब्रियल ने पूछा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदीन के पास इंतजाम है कि अगर यहां किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल सका तो वो मुझे बैरून मुल्क भेज देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर नहीं बन सको तो? जिब्रियल ने फिर पूछा। हो ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरे ख्वाब हैं और ख्वाबों को यूं थोड़ी छोड़ा या भुलाया जा सकता है। उसने हाथ फैलाते हुए दोनों में से एक और दाना उठा लिया। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो? फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? उमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी, जो जिब्रियल एहतियार नहीं है। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें लंबी जिंदगी चाहिए थी, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी, तो फिर जिंदा रखूं क्या? सारे प्लान मेरी मेडिकल टीम के हवाले हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी क्या बचेगा? यानी मेरी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी इच्छा को खत्म कर देगी। तुम समझ लो ना। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब यही हुआ ना कि अगर तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा डॉक्टर बनना और अगर तुम्हें प्राकृतिक मौत आना बाकी है तो? मेरा मतलब है जल्दी आनी है तो तुम डॉक्टर न बन पाने के बावजूद भी बेहतर जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना धोखा कि मैं जिंदा भी नहीं रह सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जितना खुद पर यकीन करती हो, रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना। मुझे बुरा लगेगा, जुबैर ने हिचकते हुए कहा। उमामा ने घूमकर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जुबैर खामोश रहा।
ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? उमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जुबैर ने धीरे से कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा का मेरी जिंदगी से क्या संबंध है कि मैं इस पर बुरा मान जाऊं? नहीं, जिंदगी सिर्फ डॉक्टर न बन पाने से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, उमामा ने दार्शनिक अंदाज में कहा। पहले बताओ, मुझे छोड़ो और मुझे बताओ। अमामा ने जिद की। मैं वादा करता हूं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, उमामा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनकर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है, ये बात ना करो, जुबैर ने कहा। अच्छा, मान लो कि तुम्हारी इस ख्वाहिश का मुझसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसी बहुत अहम चीज से है, ठीक है? उमामा ने सोचते हुए कहा। ये सवाल पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि जुबैर बात करते करते रुक गया। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नीयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाज नहीं कर सकती। प्लीज, अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा उलझा रहे हो, उमामा ने कहा। जुबैर कुछ देर सोचता रहा। उमामा ने गौर से उसका चेहरा देखा। फिर उसने जुबैर को देखा, जो बारिश के साथ खड़ा था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जुबैर ने अपनी ख्वाहिश बताई। उमामा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह हैरान थी। जुबैर ने कहा, जो अंदाज तुमने मेरे चेहरे से लगाया, वो जरूरी नहीं कि सच हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बुरा मानोगी, जुबैर ने सफाई देते हुए कहा। उमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मुइज अचानक दर्द से चिल्लाया और दर्द दोबारा उठ गया। उसने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे। उसके सामने खड़े 12 साल के लड़के ने उसकी टी-शर्ट को ऊपर उठाकर उसकी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथों में पकड़े हुए टिश्यू को कचड़े में फेंक दिया। मुइज ने पूरी ताकत से लड़के के हाथ को झटकारा। वो फिर तड़प कर चीखा और इस बार लेट गया। उसे यकीन था कि आमिर इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। 2 साल पहले भी वो इसी तरह बैठा था, मौत के इतने करीब कि उसे लगता था कि जो कुछ मुइज़ को पहले महसूस हुआ था वही अब उसे भी हो रहा है। पिछले महीने दोनों भाइयों के बीच बार बार झगड़ा हो रहा था, तीखे, कड़वे और गुस्से से भरे झगड़े। आमिर का छोटा भाई मुइज़ और उसके भाई के रिश्ते हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। झगड़ा कुछ ही मिनट पहले शुरू हुआ था। पानी की बाली बातों और चीखों तक बात पहुंच चुकी थी। जब आमिर वापस आया तो बड़े भाई रुमान के साथ उसकी बहस हो चुकी थी। छोटे भाई ने मुइज़ की नकली बंदूक छीन ली और उसी वक्त उसने अपनी असली पिस्तौल निकाल ली। आमिर ने बड़े भाई की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम अंदर से हो चुके हो। रुमान ने अपना बैग उठाया और बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज़ उसकी तरफ झपटा, उसका बैग खींचा और दरवाज़ा खुला रह गया। मुइज़ के तन मन में जैसे आग लग गई थी। वो तेजी से रुमान के पीछे अंदर चला गया। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इस पर रुमान रुक गया। मुइज़ का बैग उसके हाथ से छूट गया। उसने बैग नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालोगे? क्या निकालोगे? मेरा हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? तुम्हें इस वक्त पता चल जाएगा। वो दोबारा मुइज़ की तरफ बढ़ा। छोटे भाई ने पूरी ताकत से मुइज़ को पीछे खींचते हुए उसे रहने पर मजबूर कर दिया। नहीं भाई, मुझे मत मारो। रुमान ने मुइज़ का बैग उठाया और वापस उसकी तरफ फेंक दिया। मुइज़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जमीन पर पड़ा बैग उठाने झुका, लेकिन रुमान ने उसे धक्का दे दिया। भाई की पूरी ताकत से मुइज़ टाइल्स पर गिर पड़ा। इसके बाद मुइज़ ने भरी आंसुओं और दर्द के बीच चीखते हुए आवाज़ निकाली, लेकिन रुमान ने ध्यान ही नहीं दिया। गुस्सा और कड़वाहट उसके गले तक भरी थी। मुइज़ ने फिर कोशिश की उठने की, लेकिन छोटे भाई के हाथ से उसकी टांग निकल गई। तुम्हें मैंने कहा था तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। आमिर ने रुमान को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुमान ने एक लात झटके में नीचे बैठकर मुइज़ के पेट में मारी। रुमान ने इसके बाद दोबारा मुइज़ को पकड़ा और टाइल्स पर पटक दिया। अंदर से दोनों का बड़ा भाई आफ्ताब बाहर आ चुका था। आएगी तकलीफ तुम दोनों को, घर में आते ही ड्रामा शुरू कर देते हो। ये कहकर छोटे भाई ने मुइज़ का बैग उठाकर नीचे रख दिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई से लड़ते हुए?
इस पर मोइस की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं आती, उसने चिल्लाते हुए कहा और दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। वो अभी तक अपने टखने को संभाल रहा था। फिर सीट पर बैठते हुए छोटे भाई को देखा और जहां मोइस पहले खड़ा था वहीं खून दिखाई दिया। मिसेस सथना चढ़ोज ने दूसरी बार खिड़की के पास पहली कुर्सी पर बैठे उस लड़के को ध्यान से घूरा। वो तब भी बड़ी बेपरवाही से खिड़की के बाहर देखने में मशगूल था। वो कुछ देर बाहर देखता, फिर एक नज़र मिसेस सथना पर डालता और फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक विदेशी स्कूल में वो आज पहली बार इस क्लास को बायोलॉजी पढ़ाने आई थी। वो एक डिप्लोमेट की पत्नी थी और कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ इस्लामाबाद आई थीं। उनसे पहले जिन टीचर मिसेस मैरियन ने बायोलॉजी पढ़ाई थी, उन्हीं की स्कीम ऑफ वर्क को जारी रखते हुए उन्होंने तारुफ और थोड़ी बातचीत के बाद दिल और रक्त संचार की डायग्राम बोर्ड पर बनाकर समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने देखा कि वो लड़का फिर खिड़की से बाहर झांक रहा है। पिराना टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी नज़रें उसी लड़के पर टिकाईं और अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में तुरंत खामोशी छा गई। लड़के ने झटके से सिर उठाकर अंदर देखा। उसकी नज़रें मिसेस सथना से टकराईं। मिसेस सथना मुस्कुरा दी और फिर से लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने एक बार फिर बोलते हुए नज़रें उसी लड़के पर रखीं। वो लड़का अब अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त था। मिसेस सथना ने सोचा कि शायद अब वो बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट बाद उन्होंने उसे फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। वो फिर से बोलते हुए चुप हो गईं। लड़के ने जैसे ही महसूस किया, उसने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस सथना मुस्कुराई नहीं, बल्कि थोड़ी गंभीर होकर लेक्चर जारी रखा। कुछ पलों बाद उन्होंने बोर्ड की तरफ देखकर जब दोबारा लड़के को देखा, तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर किसी चीज़ में गुम था। इस बार उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट भी थी। मिसेस सथना के चेहरे पर अनजाने में नाराज़गी उभर आई और वो अचानक चुप हो गईं। उनके चुप होते ही लड़के ने बाहर से नज़र हटाकर उनकी तरफ देखा। उसके माथे पर भी शिकने थीं। उसने एक बार मिसेस सथना को ऊपर से नीचे देखा और फिर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इतना तौहीन भरा था कि मिसेस सथना चढ़ोज का चेहरा तमतमा गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, उसने एक शब्द में जवाब दिया। अब वो चुपती नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? आशा है, उसने इतने रूखे अंदाज में कहा कि मिसेस सथना ने अचानक मार्कर को कैप लगाकर टेबल पर फेंक दिया। अगर ऐसा है तो यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर लेबल करो, उन्होंने झुंझलाहट के साथ बोर्ड साफ करते हुए कहा। लड़के के चेहरे के रंग उड़ गए। क्लास के बाकी बच्चों ने आपस में नज़रें मिलाईं। वो लड़का भारी कदमों से मिसेस सथना की तरफ बढ़ा। जैसे ही उन्होंने बोर्ड का आखिरी निशान साफ किया, वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा। तेज़ी से उसने मार्कर उठाया और बहुत तेज़ रफ्तार से बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। सिर्फ 2 मिनट में उसने मार्कर बंद किया, मेज़ पर रखा और मिसेस सथना की तरफ देखा। मिसेस सथना के अच्छा कहने से पहले ही वो बिना उनकी तरफ देखे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मिसेस सथना ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि वो अविश्वास में बोर्ड पर बनी उस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्हें खुद 10 मिनट लगे थे और वो डायग्राम उनकी डायग्राम से भी बेहतर थी। उन्हें कहीं भी कोई छोटी सी गलती तक नजर नहीं आई। थोड़ी परेशान सी उन्होंने गर्दन मोड़कर फिर उसी लड़के को देखा, जो अब फिर खिड़की के बाहर झांक रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से उमामा की आवाज़ आई। कौन है? उमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। उमामा उसकी जानिब पीठ किए अपने बेड की तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आ पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो हम पहुँचे ही थे। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई और वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। उमामा की आंखें लाल और सूजी हुई थीं और वो आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था।
उमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करने लगा। वसीम, बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, सो जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे, वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी आहट करके उसके पीछे गई और वो वसीम के बाहर निकलते ही दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर आकर उसने मुंह तक कंबल खींच लिया। वो एक बार फिर बच्चों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का उस शाम कमरे में अकेला बैठा टीवी पर न्यूज़ शो देखने में पूरी तरह डूबा हुआ था। ड्राइंग रूम की हल्की पीली रोशनी में उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। तभी दरवाजे से तबीब ने झांका। उनके चेहरे पर पहले हैरानी उभरी, फिर वही हैरानी धीरे धीरे नाराजगी में बदल गई। वो तेज कदमों से अंदर आईं। ये क्या हो रहा है? उन्होंने आते ही पूछा। टीवी देख रहा हूं। लड़के ने एक पल को भी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाईं। टीवी देख रहा हूं? वो गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तबीब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सो व्हाट? इस बार लड़के ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। सो व्हाट? इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में किताबों के बीच होना चाहिए, न कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तबीब की आवाज में अब सख्ती बढ़ रही थी। लड़का चिढ़ गया। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं, आप सामने से हट जाएं। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तबीब ने बिना हिले उसी जगह खड़े खड़े कहा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला और ना ही अंदर जाकर पढ़ने वाला। मेरे स्टैंडर्ड और मेरे पेपर्स ठीक हैं, आपका नहीं। तबीब के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टैंडर्ड की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। लड़के ने हाथ से इशारा किया, स्टेप असाइड, जैसे वो अब बहस के मूड में बिल्कुल नहीं था। आज तुम्हारे पापा आएंगे, वही तुमसे बात करेंगे। तबीब ने आखिरी कोशिश की डराने की। लड़का पलटा, लगभग मुस्कुराते हुए बोला, अभी बात कर लें। क्या कर लेंगे पापा? जब मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी तैयारी करनी है कर ली है, तो फिर आपका मसला क्या है? तबीब का गुस्सा अब थकावट में बदल रहा था। उन्होंने नरम लहजे में समझाया, ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है बेटा, इसे हल्के में मत लो। लड़का बेपरवाह सा बोला, मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे पीछे पीछे घूमे। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूं। इसलिए ये बहस यहीं ख़त्म करें। अगला इम्तिहान ज़रूरी है और इस वक्त आप चाह रही हैं कि मैं कमरे में रहूं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। तबीब ने आखिरी पत्ता फेंका, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। लड़का तिलमिला उठा। व्हाट अ रबिश! वो अचानक गुस्से में सोफे से उठा, दोनों हाथ हवा में फैलाए, इमोशन की पूरी कुव्वत के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। तबीब उस पर नजरें गड़ाए कुछ पलों तक वहीं खड़ी रहीं, हैरान भी और दुखी भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जिद है या उम्र का ताव। फिलोमिना जफर अंस ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पेपर बंडल मेज पर रखा और एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ा दी। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में बैठे लड़के लड़कियां ऐसे लग रहे थे जैसे किसी तूफान की तैयारी चल रही हो। किताबें खुली, नोट्स बिखरे, नोटबुक्स तेजी से पलटती हुई और हर कोई आखिरी पलों में अपने अपने सफ़े पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिलोमिना ने इन सबको बड़े सुकून और तजुर्बे से देखा। 7 साल से वो यही मंजर देखती आई थी। घबराई हुई नज़रें, जल्दी जल्दी चलती उंगलियां, डरी हुई सांसें, और फिर एक छोटी सी मुस्कान उनके होठों पर आ जाती थी, क्योंकि ये सीन उनके लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। हर साल 2 तरह के स्टूडेंट्स होते थे। एक जिसके बैग में किताबें बंद, हाथ में स्केल, जूते पहनते हुए बस आराम से बैठा जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो, और दूसरे जो किताबें सिर पर उठाए ऐसे भाग रहे हों जैसे वक्त उनके पीछे पड़ा हो। उसी भागती भीड़ में एक चेहरा खामोश बैठा था, सालार। वक्त से पहले बैठा, एकदम मुतमैन, जैसे हर साल होता आया था। फिलोमिना ने उसे देखा और सिर हल्का सा हिलाया। ये लड़का कभी बदलेगा नहीं। 3 मिनट बाद पेपर बांटे जाने थे। अचानक पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई। फिलोमिना ने पलटकर देखा, सालार उठ चुका था।
हाथ में पेपर लिए हुए। वो बिल्कुल उसी आत्मविश्वास से चल रहा था जैसे हमेशा, मानो पेपर ने उसे नहीं, उसने पेपर को हल किया हो। फिलोमिना जानती थी कि 3 मिनट में हल हो जाने वाले सवाल वो आधे घंटे में भी किसी को नहीं समझ आ पाते, लेकिन ये लड़का 3 मिनट में पूरा पेपर कर लाता था। सालार उनके सामने आकर बोला, मैम हो गया। फिलोमिना जानती थी कि अगर वो उससे कहे पेपर दोबारा देख लो तो जवाब वही होगा, मैम देख चुका हूँ। और अगर वो जोर दें तो सालार पेपर वहीं पर रखकर अपने लैपटॉप बैग में चीज़ें रखते हुए चला जाएगा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पेपर में गलती ढूंढना तो दूर, उसके पेपर में एक कॉमा तक गलत खोजना मुश्किल था। फिलोमिना ने मुस्कुराते हुए पेपर ले लिया और उन्होंने मजाक में पूछा, सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पता है क्या है? सालार ने पेपर पर नजर डालते हुए कहा, अगर आप मुझे 3 मिनट का पेपर 3 मिनट बाद सबमिट करते देखें। फिलोमिना हंस पड़ी। काश ऐसा हो सके, मगर लगता है तुम 150 साल की उम्र में भी पेपर 3 मिनट में ही करोगे। सालार बिना जवाब दिए वापस बैठ गया। फिलोमिना ने उसके पेपर के पन्ने उलटते पलटते देखा और एक नज़र में ही समझ आ गया कि इस बार भी 0 नंबर गंवाने का कोई चांस नहीं। जबरदस्त पेपर है, जैसा हमेशा। ये न्यू ईयर नाइट थी। नए साल के शुरू होने में 3 मिनट बचे थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल पर शहर की अलग अलग सड़कों पर अपनी धूम मचाने में व्यस्त था। आनंद ने कुछ समय से अपने हाथ पर बंधी रिब्बन पर नजर गड़ाई हुई थी, जिस पर नए साल से जुड़ी विभिन्न पहचानें लिखी थीं। वो लोग 1 हफ्ते पहले इलाके की एक बड़ी मार्केट में मौजूद थे और वहां से उन्होंने अलग अलग लड़कियों की कई आवाज़ें रिकॉर्ड की थीं। अपनी बाइकें अलग अलग जगहों पर चलाकर वो सब जिमखाना पहुंचे, जहां पार्किंग लाइटों से भरा माहौल था। कारें उन लोगों की नहीं थी, वे जिमखाने में पूरे साल आयोजित होने वाली पार्टियों का हिस्सा होती थीं। वहां अलग अलग घरानों की बड़ी पार्टियां होती थीं, जिनमें उन लड़कों के पास भी पार्टी के इनविटेशन कार्ड मौजूद थे, क्योंकि वे तमाम के तमाम लड़के वहीं के जिमखानों के मेंबर थे। लड़के अंदर पहुंच चुके थे, अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। कुछ सेकंड के बाद डाउनिंग फ्लोर समेत सभी जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और उसके बाद बाहर की लाइट्स में आतिशबाजी के शानदार मज़ाहिरे तैयार हो रहे थे। नए साल के सेलिब्रेशन का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया जाता था। लाइट्स बंद होने के तुरंत बाद आतिशबाजी शुरू होती और ये धमाका नए साल की तूफानी तेजी का आगाज कहलाता था और लोग हर साल खास इसी तूफानी तेजी के लिए इकट्ठा होते थे। 15 साल का वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ था। समय आने के बाद वो अंदर अंधेरे में थोड़ी देर रुके और फिर बाहर निकले। फ्लोर पर लाइट्स ऑफ होते ही बाहर की लाइट्स ऑन हुई तो उसने अपनी अद्भुत डांस स्किल के साथ फ्लोर पर कदम रखा। डांस में उसकी महारत काबिले दीद थी। अभी 10 सेकंड रह गए थे जब लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजते ही लाइट्स एकदम से फिर ऑन हो गईं। अंधेरे के बाद सेकंडों में चीखने चिल्लाने वालों की आवाज़ें, खुशियों के शोर और तालियों ने माहौल को बदल दिया। कुछ सेकंड पहले बजने वाला म्यूजिक फिर से तेज कर दिया गया। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी कारों के बोनट पर बैठे थे। उसी जगह एक लड़का भी खड़ा था। वो मौजूद एक कार की चाबी अपनी जैकेट की जेब से निकाल रहा था। वो लड़का कुछ फासले पर खड़ा अपनी कार की विंडो स्क्रीन पर झुककर अपनी फेस स्क्रीन ठीक कर रहा था कि उसने देखा सामने वही टीनेजर लड़का अपने हाथ में पेपर लिए खड़ा था। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे पैकेट को बेइख्तियार हैरानी से देखा। ये क्या है अमामा? तुम तैयार बैठी हुई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी। हाँ, मुझे किताबें ही लेनी थी, लेकिन किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वहाँ लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए ये खरीदा है। कुरियर सर्विस के जरिए भिजवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ मुझे ये पेपर दो, मैं उसे भेज दूंगी, उन्होंने समझाते हुए कहा। नहीं अम्मा, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि ये कोई घबराने या छुपाने वाली बात थी। 3 साल पहले अमामा ने बहुत से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबावों का सामना किया था। उसकी बेटी को लेकर वो बहुत परेशान रहीं और पति भी उसकी चिंता में लगे रहते थे। मगर पिछले 3 सालों में सब कुछ ठीक हो गया था। अब वो इस मामले में पूरी तरह मुतमईन थीं कि उनकी बेटी अब उस किस्म की कोई भी हरकत नहीं कर रही थी जैसी वो पहले करती थी। ओ मामा सिर्फ वो नहीं थी जो उसे नापसंद करती, वो असद को बहुत पसंद करती थी। और सिर्फ वो नहीं, असद भी उसे पसंद करता था।
हर लिहाज से वो अच्छा लड़का था। वो भी चाहती थी कि वो असद से शादी करे। इसके लिए वो बहुत खुश थी। असद और उसके दरमियान पहले भी खास दोस्ती और बहुत बेतकल्लफी थी, मगर पहले कभी वो उसके साथ इतनी चुप नहीं होती थी। अब वो पहले से बिल्कुल बदल गई थी। अगर वो स्कूल जाने वाली लड़की नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो सलमा की सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी 2 बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटी की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और उमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छाई है कि ये गंभीर होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जिंदगी जल्दी समझ आ जाए तो ये बेहतर है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए उमामा से नज़र हटाई। वो चप्पलें ठीक करती हुई घर आई थी और जूतों के जख्म उसके पैरों में दिख रहे थे। ये नहीं है साजदा पाई, जो मैंने उसके बारे में सोचा था। वो भूल गई होगी, नहीं पहचान सकी। अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लॉन्च में आई थीं। बड़बड़ाते हुए वो लॉन्च से बाहर निकल गईं। वो पिछले 8 घंटे से लगातार उस वीडियो गेम को खेले जा रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। असल में उसकी वजह ये थी कि कामरान को कार ड्राइविंग करनी थी। सालार दफ्तर के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मशगूल था। कभी कभी वो नज़र उठाकर स्क्रीन को भी देख लिया करता था, जहां कामरान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ठीक 8 घंटे बाद उसने नोटबुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों का ध्यान अब स्क्रीन से हटकर एक दूसरे की जानिब चला गया। कामरान ने स्क्रीन पर वो सब देखा जहां वो अपने तमाम जान को खतरे में डालकर एक बार फिर गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसा है, गेम खेलने के लिए मुझे स्कोर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। छोड़ो इसे। सालार ने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सालार ने उसे स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया था। कामरान अब तक नहीं बोल पाया था। जो ट्रिक उसे एक ऐसे मुश्किल लेवल से निकाल सकती थी, वो सालार के सामने 1 मिनट बाद ही महसूस हो रहा था, जिसे उसने स्क्रीन पर लगा दिया था। कामरान ने जब इस पर नज़र डाली तो उसे समझ आया कि सालार इस स्टेज पर भी गाड़ी को पूरी तरह कंट्रोल में रख रहा था, मानो वो पहले से ही जानता हो कि कहाँ मुश्किल आने वाली है। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को टकराने से बचाया और फिर एक के बाद एक रुकावटों को पार करता चला गया। कामरान ने पीछे मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हो रही थी, ये बात अब उसे समझ आ चुकी थी। वो जान चुका था कि रिमोट अब सालार के हाथ में है और वो अपनी नोटबुक एक तरफ रख चुका है। एक अजीब सा ठहराव था। कामरान ने सिर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। बहुत बोरिंग गेम है, उसने झुंझलाकर कहा। सालार ने तंज़-खिरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। कामरान ने महसूस किया कि वो लगातार हार रहा है। 6-7 घंटे यूं ही स्क्रीन पर बीत गए। एक जगह वो आकर अटक गया। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। आज़ाने वाले अंदाज में सालार ने फिर वही दरवाज़ा खोला जिससे वो गायब हो गया था। दोनों एक बार फिर खामोश थे। कामरान को अब समझ आने लगा था कि वो इस गेम के लिए बना ही नहीं है। वो बेहद खुशनसीब था कि इन दोनों की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। शुरुआती सालों में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अजब सी खुशी महसूस होती थी। वो बेवजह हाजिर जवाब था। कुछ सालों में वो एकदम बदल चुका था और मेडिकल कॉलेज में जाकर ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। अजब सा एहसास होता था। कभी कभी बात करते हुए वो हद से ज़्यादा झिझकने लगता। वो भी वही महसूस करती थी और कभी कभी उसके चेहरे में अजीब सी शर्मिंदगी झलक जाती। वो लगातार उससे बचकर निकल जाना चाहती थी। उस वक्त भी वही एहसास महसूस कर रहा था। मैं कभी सोचता हूँ कि मैं खुदाई तुम्हारे लिए यहाँ आना चाहता हूँ या करता हूँ। नहीं, तुम्हें एहसास नहीं पड़ता होगा, मगर मैं आज़ाद हूँ, उसने कहा। एक हल्की सी सांस लेकर वो उसके सामने खड़ी हो गई। अजब सी बेचैनी दोनों के बीच फैल गई। सालार ने गर्दन झुकाए गहरी नज़रें उसकी तरफ डालीं। उसने सवालिया नज़रों से देखा। वो खामोश रही। उसने शब्दों में खुदा के साथ अपना सवाल दे दिया। मैं क्या सीखती हूँ इस पर? तुम अगर इनकार करती हो तो मेरी बात को झुटला सकती हो। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मैं गलत सोच रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, उसने बात काटते हुए कहा। उसका लहजा भी इंतहाई सख्त और चेहरा इंतहाई तासुर से भरा हुआ था।
बस मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि बात करते हुए मैं हर बार यही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? उस बार पहली बार साजिद की आवाज़ में कुछ नरमी, झिझक और एहसास झलक रहा था। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद नहीं आते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? साजिद को उससे बात करते हुए कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आते? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। दोनों की हाँ और नहीं के अलावा उस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे देर दें, मैं कर दूंगा। वो बिल्कुल संजीदा था। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं कहने का भी तो एक हाल ही हो सकता है। मैं उस हाल पर पहुंचा था जब अगर आप मेरे घर आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो आपका वाज़े मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बैठे होते। ये नाराज़गी होती है आमिर। अब आप जानते नहीं हैं मैं फालतू दिलचस्पियां नहीं रखता। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछें, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फेमिलियर छोड़ो, बंदे को कोई और बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, अपनी मसरूफियत के बारे में ही कुछ बताना है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस में मीडिया की एस्ट्रोलॉजी हो। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितना प्लस का इजाफा हुआ या कोई सिग्निफिकेंट कैंडल बनी है, इस बार कोर इंडेक्स ने आपको कितनी रिटर्न दी, ये सब भी इंतहाई सतही होता है। या आपसे इंसान के जज्बात पर कैसे सवाल कर सकता हूँ? बाकी बास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों का ख्याल है कि ख्यालात और ख्यालों के दरमियान ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। आमिर का चेहरा वाकई गंभीर था। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल नहीं, हमें क्यों बुरी लगे? इसके लहजे में मौजूद हैरत के असर ने असजद को ज्यादा शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है। शायद नहीं, यकीनन, उसने तीनों लफ्जों पर भारी जोर देते हुए कहा। मसरूफियत तो मैं आप जान गया हूँ। डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेताल्लुकी की कौन सी नई मंजिल तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो उसको रिएक्शन जब उसने आमिर से नज़दीकी की थी। और अभी तो मसरूफियत होती है इंसान की। असजद ने कुदरत के करिश्मे को वाज़ेह किया। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियत नहीं है। आमिर ने तसल्ली से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आंखों में बहुत सी बातें कर चुके थे। आमिर ने उसकी बात काट दी। पहली की बातें छोड़िए, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेस में होकर इतनी बचकानी सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेनियाजी, नादानी समझते हैं तो इसमें क्या गलत है? आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं उस रिश्ते की अहमियत रखती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हमें माफ़ कीजिए। दोनों की हाँ और नहीं के अलावा उस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे रिश्ते के काबिल समझें या किसी फ़र्ज़ के तौर पर निभाएं। बात बस इतनी सी है कि हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों मिल बैठें, बातें करें या कुछ देर साथ वक्त गुजार लें। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको सच में लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजिद को यकीन नहीं आ रहा था तो उसकी आंखों में मेहनत और थकान साफ झलक रही थी। दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर उस वक्त कबूल बराबर का था। वो उसे अपने से 8 साल बड़ी लग रही थी। वो उतनी साल की नहीं थी, लेकिन उस पल असजिद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उम्र में उससे काफ़ी आगे है और वो खुद 2 कदम पीछे लौट आया हो। वो उसके मुकाबिल बैठी बिना पलक झपकाए असजिद के चेहरे पर नज़रें जमाए उसके जवाब की मुंतज़िर थी।
उसके लहजे में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंतजार था। असजद ने गर्दन हल्के से हिलाकर अपना इनकार साफ करने की कोशिश की, जैसे शब्द उसका साथ छोड़ चुके हों। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो धीरे से बोला। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा था कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी ना रहे और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, और शायद इसीलिए मुझे अफसोस हुआ कि आप अभी भी सोचते हैं कि हमारे दरमियान किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच कभी कोई कमी थी ही नहीं। वो एक पल के लिए अचंभित रह गया। असजद ने खामोशी के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया। और अगर आप ये ख्याल कर रहे हैं कि अनजाने और बेनतीजा डिस्कस करके हम किसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, तो ठीक है, मैं हमेशा ही डिस्कस करने के लिए मौजूद हूँ। मादंदी की लहजे में लिया हुआ उसका अंदाज वाज़ेह था। तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल नहीं, मैंने क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के असर ने असजद को ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, उसने बेचैन लफ्ज़ों में बड़ी बारीकी से कहते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे लिए ये बहुत से ख्वाब हैं। इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। मादंदे बेतासीर से सामने टेबल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़ी जज्बे से कह रहा था, और एक बार फिर एहसास होने लगा था जैसे दोनों मौजूद नहीं थे। इसकी बात में सच्चाई थी। असजद को लग रहा था कि वो एक बार फिर खुद से कबूल कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के पीछे एक अजीब सी मौजूदगी थी। इस मौजूदगी से म्यूजिक की आवाज़ बाहर निकलती रहती थी। आवाज़ इतनी भारी थी कि जो भी उसके अंदर मौजूद लोग थे, उनकी सहने की ताकत जवाब देने लगती थी। हालांकि अंदर मौजूद कोई भी शख्स इस आवाज़ को बाहर दिखा नहीं सकता था, लेकिन जो लोग बाहर से देखते थे वो हैरान रह जाते थे कि इस आवाज़ में इतनी ताकत आखिर आ कहाँ से रही है। इस हालत में उस म्यूज़िक का असर इतना ज़्यादा और इतना गहरा हो चुका था कि चाहे जितना ज़ोर लगा लिया जाए, साउंड सिस्टम के कनेक्शन तक भी पहुंचना नामुमकिन हो गया था। उमामा को इस बात का पूरा एहसास था कि वो जिस मुसीबत में फंसी हुई है, उससे बाहर आना आसान नहीं है। वो एक मशहूर रिसर्चर और वैज्ञानिक थी जो साउंड और वाइब्रेशन पर रिसर्च कर चुकी थी। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और अलग अलग थ्योरीज पर काम किया था, लेकिन उस वक्त उसकी सारी प्लानिंग और सारी थ्योरीज एक एक करके बेकार साबित हो रही थीं। जो लोग उसे कैद किए हुए थे वो बेहद बेदर्द और बेरहम थे। उनका मकसद सिर्फ यही था कि उमामा को हर हाल में तोड़ दिया जाए। एक दिन उसने फैसला किया कि अब और इंतज़ार नहीं किया जाएगा। उस वक्त वो लोग साउंड डिवाइस को इस्तेमाल करने में मशगूल थे, जिसका फ़ायदा उठाने का उमामा ने एक मौका ढूंढ लिया। पीछे कमरे में वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और वहाँ रखे हुए अलग अलग उपकरणों को देखने लगी। वहाँ उसे कई तरह की फ्रीक्वेंसी डिवाइस मिले, जिनका इस्तेमाल वो पहले कभी कर चुकी थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी कहा था, हर आवाज़ की एक दूसरी आवाज़ होती है जो उसे ख़त्म कर सकती है। उमामा ने हिम्मत जुटाई और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को चुन लिया। वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। जैसे ही उसने डिवाइस चालू किया, म्यूज़िक की भारी आवाज़ में हलचल होने लगी। पहली बार वो ड्रग इस्तेमाल करने वालों को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे वो भयानक आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। दीवारें कांप रही थीं और वो मौजूदगी जो अब तक अजेय लग रही थी, कमज़ोर होने लगी। उमामा जानती थी कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने पूरी ताकत के साथ उस डिवाइस को कंट्रोल किया और आखिरकार वो पल आ गया जब वो डरावनी आवाज़ पूरी तरह से खामोश हो गई। कोठी में सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो किसी जीत की गवाही दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ आवाज़ें खामोश होने के बाद भी यादों में जिंदा रह जाती हैं। मार्केट में उसने एक दुकान से खरीदारी की। वहाँ उसे कुछ ऐसे ख़ास उपकरण मिले जिनका इस्तेमाल करना आसान था और उन्हें हासिल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। उस वक्त वहाँ मौजूद लोग भी उस जगह से थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। एक अजीब सी बेचैनी माहौल में फैल चुकी थी। मार्केट धीरे धीरे खाली होने लगी। जो कुछ लोग बचे थे वो सिर्फ सामान लेने में व्यस्त थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था।
थोड़ी ही देर में मार्केट पूरी तरह से सुनसान हो गया। अब वहां सिर्फ वही मौजूद थी। उसकी गले में एक काला सा डिवाइस टंगा हुआ था जिससे हल्की हल्की कंपन निकल रही थी। उस डिवाइस के जरिए वो आसपास की हर हलचल को महसूस कर सकती थी। अचानक उसने अपनी दाईं ओर देखा। वहां मौजूद लोगों पर एक अजीब सी नज़र डाली। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो आम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी लोग पूरी तरह बेखबर थे। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, बचे हुए उपकरणों को ध्यान से देखा और फिर एक खास सेटिंग को एक्टिव किया। जैसे ही उसने उस डिवाइस को चालू किया, हवा में एक हल्की सी सनसनाहट फैल गई। दीवारें जैसे सांस लेने लगी हों। अचानक जमीन के नीचे से एक भारी कंपन महसूस हुई। लोगों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े तो कुछ वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। हवा और भारी होती जा रही थी। डर अब अपने चरम पर था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो जानती थी ये सब उसी डिवाइस का असर था, और यही वो पल था जब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अंदाज़ा हो चुका था कि अब ज़्यादा देर तक इसे संभालना मुमकिन नहीं है। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास मौजूद डिवाइस पर ध्यान दिया। उस डिवाइस के अंदर एक कैन लगा हुआ था जिसमें कुछ खास तरह की एनर्जी स्टोर की जा रही थी। उसने कैन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे महसूस हुआ कि कैन अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ है। डर को खुद से दूर रखते हुए वो दोबारा पूरी तरह होश में आई। उस वक्त तक अंदर मौजूद एनर्जी तेजी से बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे कैन के अंदर से अजीब सी कंपन निकलने लगी। उसे साफ समझ आ गया था कि अब हालात उसके काबू में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने आखिरी बार उस डिवाइस को इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने सेटिंग बदली, एक तेज झटका पूरे कमरे में फैल गया। उसके दोस्त बहुत जल्दी में थे। रात के सन्नाटे में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी हालत में उसने खुद को संभाला। आज उसे यही करना था। अंदर मौजूद एनर्जी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने आखिरी कोशिश की कि उस एनर्जी को शून्य किया जा सके। वो लड़खड़ाई, लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। कपकपाते हाथों से उसने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ पूरी जगह कांप उठी। दीवारें हिल गईं, छत से धूल गिरने लगी और कुछ ही पलों में हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो जमीन पर बैठ गई। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत जिंदा थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अब उसे यहाँ से निकलना था। एक बार फिर पीछे मुड़कर उसने उस जगह को देखा। फिर उसने खुद को संभाला, दरवाज़ा खोला और अंधेरे में बाहर निकल गई। लेकिन वो जानती थी ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ताकतें एक बार जाग जाएं तो वो पीछा कभी नहीं छोड़ती। वो बाहर आने ही वाली थी कि अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपनी नाक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ उसे नाक से खून आ रहा था। घबराकर उसने अपने हाथों से नाक को ढक लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां हटाईं, वो देखकर सन्न रह गई। उसकी उंगलियां पूरी तरह खून से भीग चुकी थीं। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने अपनी तरफ देखा तो पाया कि उसके कपड़े खून की बूंदों से गीले हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, जैसे उसका शरीर अंदर से टूट रहा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नाक से गिरते खून को उसने हाथों से रोकना चाहा, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन सोचने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारें घूमती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक उसके कदम डगमगाए। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। एक पल के लिए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगली ही सेकंड वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ अब भी नाक को पकड़े हुए थे। खून लगातार बह रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वो था फर्श पर फैलता हुआ खून, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।
गोल्फ क्लब में एक बेहद खास और यादगार प्रतियोगिता चल रही थी। साल दर साल सैकड़ों खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते थे। अलेक्जेंडर ओकॉनर इस क्लब के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था। उसकी स्किल इतनी शानदार थी कि 7 अंडर पार स्कोर के साथ वो पहली पोजीशन हासिल करने के बेहद करीब था। लेकिन अलेक्जेंडर जानता था कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने मैदान पर कदम रखते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस साल कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड खिलाड़ी आए थे। हर कोई जीत के लिए बेताब था। साल दर साल कई शानदार खिलाड़ी आए, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। हर चेहरे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते ही अलेक्जेंडर को समझ आ गया था कि हालात कितने टाइट हैं। वो अपने सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से सिर्फ कुछ ही पॉइंट आगे था। करीब 150 खिलाड़ी उस ट्रॉफी के लिए मैदान में थे और उनमें से किसी को भी हल्के में लेना नामुमकिन था। खेल के आखिरी राउंड में पहुंचते पहुंचते अलेक्जेंडर की नज़र बार बार अपनी बीवी की तरफ जा रही थी। वो वहीं खड़ी शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अलेक्जेंडर ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, इस गोल्फ में मेरी ताकत सिर्फ मेरा खेल नहीं बल्कि वो भरोसा भी है जो मुझे उससे मिलता है। उसने खुद से कहा, हर सही हिसाब, हर सटीक शॉट मुझे जीत के और करीब ले जा रहा है। दर्शकों में बैठे लोग उसकी हर मूव पर नजर रखे हुए थे। खास मेहमान जो सिर्फ इस मुकाबले को देखने आए थे, पूरी तरह रोमांच में डूबे हुए थे। सिर्फ गोल्फ ही नहीं, अलेक्जेंडर ने मन ही मन सोचा, ये एक इम्तिहान है, धैर्य का, भरोसे का और हिम्मत का। उसने आखिरी शॉट के लिए अपनी पकड़ मजबूत की। अब नज़र सिर्फ बॉल पर थी और तभी उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आई बेट इस मुकाबले के बाद लोग मुझे और भी ज्यादा याद रखने वाले हैं। जैसे ही वो शॉट लगाने वाला था, उसी पल सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अलेक्जेंडर ओकॉनर ने हल्का सा सिर घुमाकर देखा। उसकी नज़र सीधे अपनी पत्नी की तरफ चली गई। भीड़ में मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच वो अकेली थी जिससे उसकी नज़रें मिली। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। अलेक्जेंडर समझ गया, ये कोई मामूली पल नहीं है। अब सिर्फ एक ही मौका बचा था। अगर ये शॉट चूक गया तो पूरा मैच हाथ से निकल सकता था। गोल्फ की गेंद रफ में फंस चुकी थी, ऐसी जगह जहां से शॉट निकालना सबसे मुश्किल माना जाता है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस गहरी सांस ली। मैं ये कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। उसने पटर को कसकर पकड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दर्शक सांस रोके बैठे थे। क्लब का हर सदस्य बस उसी एक पल का इंतजार कर रहा था। शॉट लगा। गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे वक्त थम गया हो, और फिर गेंद सीधे होल के अंदर चली गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ खुशी से झूम उठी। अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी पीछे से आवाज आई, आज आपसे एक भी शॉट मिस नहीं हुआ। अलेक्जेंडर पलटा। वो क्लब का सीनियर सदस्य था जो हैरानी से उसे देख रहा था। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी-कभी परफेक्ट शॉट से ज्यादा परफेक्ट भरोसा काम आता है। उसने एक बार फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कान में अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी जीत छुपी हुई थी। आप जानते हैं, बॉल रफ में नहीं जानी चाहिए थी, किसी ने हल्की तंज भरी आवाज में कहा। अब आप यहाँ बहस नहीं कर सकते मिस्टर ओकॉनर, सालार ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। पिछले 7 साल से मैं यही कहता आ रहा हूं कि आज वो मौका नहीं है, जाहिर ने बीच में दखल देते हुए कहा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस शॉट में कितनी सटीकता थी। माहौल अचानक गंभीर हो गया। अगली बारी पूरी तैयारी के साथ होगी, किसी ने कहा, और अगली बार चयन भी सोच समझ कर किया जाएगा। जाहिर ने हल्की मुस्कान के साथ सालार की तरफ देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। एनी टाइम एनी प्लेस, उसने साफ शब्दों में कहा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। सालार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ठीक है, उसने कहा, अगली बार ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं होगा। जाहिर ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर इसे हमेशा के लिए तय कर लेते हैं। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स, उसने ठंडी आवाज में जोड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सालार पर टिक गईं। कुछ पल सोचने के बाद सालार ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। जाहिर ने मुस्कुराकर कहा,
मुझे यही उम्मीद थी। और तभी एक आवाज गूंजी। मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ खेल नहीं था, ये अहंकार, इज्जत और एक दूसरे को हराने की जंग थी। सजद दरवाज़ा खोलकर कराची बैंक्स के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से साफ छलक रहा था कि वो किसी ज़रूरी बात को लेकर परेशान है। उसने अपनी अम्मा को देखकर बताया कि उसे उनसे एक अहम बात करनी है। अम्मा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि आखिर क्या बात है। सजद कुछ पल रुका, फिर उसने जिक्र किया कि क्या वो बशीर अंकल के पास गई थीं। अम्मा ने साफ जवाब दिया कि वो वहां नहीं गईं और हैरानी से पूछा कि क्या कोई खास वजह है। सजद ने बताया कि मामला एक इंक्वायरी से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर अम्मा ने याद दिलाया कि सजद तो आज शाम से लगातार क्लिनिक के बारे में बात कर रहा था। सजद ने हल्की मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि वो वहां गया था, लेकिन उसी पल उसने ये भी कहा कि इस बार मामला कुछ अलग लग रहा है। वक्त बीतने के साथ 2 हफ्तों के अंदर शकील को भी एक अजीब सा एहसास होने लगा था, एक ऐसी बेचैनी जिसकी कोई साफ वजह समझ में नहीं आ रही थी। अम्मा ने फिक्रमंद होकर पूछा कि क्या कोई परेशानी है। सजद ने बताया कि पिछले काफी समय से उसके दिल में एक बहुत बुरी फीलिंग बैठी हुई है। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने डर को शब्दों में ढालना आसान ना हो। अम्मा ने सवाल किया कि वो कैसी फीलिंग है। सजद ने समझाने की कोशिश की कि उसे लगने लगा है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये कहते कहते वो अचानक चुप हो गया। आज जो बात मामूली सी परेशानी लग रही थी, वो असल में उतनी साधारण नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। उमामा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो ज्यादा भावुक नहीं हो रही थी, बल्कि हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही थी। शकील ने उनके चेहरे की तरफ देखा, जैसे ये जानना चाहता हो कि वो उसकी बातों को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। उमामा ने कहा कि पहले भी उसे ऐसा लगा था, लेकिन उस वक्त वो बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकी थी। आज हालात कुछ अलग थे। शकील को अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। वो खुलकर अपनी बेचैनी जाहिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके लहजे में डर साफ छलक रहा था। उमामा ने अंदाज़ा लगाया कि मामला वाकई गंभीर हो सकता है। शकील ने बेचैनी से पूछा कि क्या वो उसकी बातों पर यकीन करती हैं। उमामा ने बिना देर किए कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं लगती। शकील ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उमामा ने आगे कहा कि हर बार जिंदगी ऐसे इशारे नहीं देती, लेकिन जब देती है तो उसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है। शकील ये सुनकर चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो धीरे से बोला, ये कोई सीधी सादी बात नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छिपा रही है। सज्जाद ने कहा कि वो बेवजह किसी पर शक नहीं करता, लेकिन इस बार मामला अलग है। उसने साफ कहा कि अगर कोई बात होती तो दोनों के बीच एक दूसरे से छिपाने की आदत कभी नहीं रही। शकील के चेहरे पर खामोशी फैल गई। उसने कहा कि उम्र के साथ साथ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और अब जैसे हालात हैं वे सामान्य नहीं लगते। वो मामूली बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगा था और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर उसने कहा कि उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं और इतने लंबे वक्त में उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाता रहा है। शकील ने खुलकर स्वीकार किया कि अब उसके जहन में सवाल पैदा हो चुके हैं। अंकल ने पूछा कि क्या उसने किसी से इस बारे में बात की। शकील ने जवाब दिया कि उसे नहीं लगता कि लोग सच के लिए तैयार होते हैं। उसने बस एक इत्मीनान भरा फैसला लिया है। वो समझता था कि हर चीज़ की एक वजह होती है और अगर वजह सामने आई तो सच्चाई खुद ब खुद साफ हो जाएगी। अंत में उसने कहा कि अब हालात उसे यही सिखा रहे हैं कि सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आती है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया। वो 2 साल का बच्चा बाकी बच्चों से अलग था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो आमतौर पर उस उम्र के बच्चों में होती है। वो एक ही जगह काफ़ी देर तक खड़ा रह सकता था, बिना कुछ कहे, बिना रोए। उसकी आंखें अक्सर किसी अनदेखी चीज़ का पीछा करती रहती थीं। वो दीवारों को घूरता, छत की तरफ देखता और कभी-कभी अचानक चुप हो जाता, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो जो औरों को नहीं दिखता। एक दिन जब घर में सन्नाटा था, वो कमरे के बीच खड़ा था। अचानक
एक तेज सीटी जैसी आवाज हवा में गूंज उठी। वो आवाज बहुत अजीब थी, सामान्य नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार जरा और करीब से। उसके चेहरे पर बेचैनी उभर आई। उसने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ही जगह पर टिक गई। वहाँ कुछ था। धीरे धीरे एक परछाई उसके सामने उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे ऊंची होती चली गई। बच्चे की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसी पल कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई, और फिर वो आवाज़ एक बार फिर गूंजी, इस बार इतनी साफ कि उसे समझ आ गया वो अकेला नहीं है। उसने चीखने की कोशिश नहीं की, बस खामोशी से उस परछाई को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये पल उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है, और ये भी नहीं कि ये सिर्फ शुरुआत है।